सर जय हिंद। स्वागत है आपका एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। 9 जून 2024 को पीएटी का जो पेपर हुआ था, सेकेंड शिफ्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें जो पशुपालन के जो क्वेश्चंस आए थे, एनिमल हस्बेंड्री के जो क्वेश्चंस हैं, उन पर हम लोगों को आज बात करना है। तो देखते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है, मैश फीड को दबाव में ताप उपचार के लिए उजागर करके निम्नलिखित में से क्या तैयार किया जाता है? Which of the following is prepared by exposing the mash feed to heat treatment under pressure? दबाव बनाकर जब हम लोग मैश फीड को प्रोसेस करते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है पैलेट। क्या बनती है? पैलेट फीड बनता है। क्या बनता है? पैलेट फीड। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया? पैलेट फीड। परंतु यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी में ऑप्शन मिसमैच है। हिंदी में गोली फीड लिख रखा है, इंग्लिश में पैलेट फीड लिख रखा है। फिर बी बॉम्बे में पैलेट फीड हिंदी में लिख रखा है, इंग्लिश में क्रम्बल्स लिख रखा है। क्लियर है क्या? आंसर इसका आएगा पैलेट फीड। क्या आएगा? पैलेट फीड। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो है वो क्या है, उसके जो ऑप्शन है वो मिसमैच है, परंतु आंसर आपका क्या आएगा? पैलेट फीड। ये याद रखिएगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, जानवरों के रूप और रूप के आधार पर चयन। उद्देश्य उन जानवरों का चयन करके वांछित जीन को बनाए रखना है जिनका आकार समान है, या सिलेक्शन फ्रॉम द फॉर्म एंड अपीयरेंस ऑफ द एनिमल्स। द एम इज द रिटेंशन ऑफ द डिजायर्ड जीन्स बाय सिलेक्टिंग एनिमल्स दैट हैव द सेम फॉर्म। और अब यहां पे दिक्कत क्या है कि इसने जीन की भी बात कर ली और इसने फिनोटाइप की भी बात कर ली। किसकी बात कर ली? फिनोटाइप की भी बात कर ली। हालांकि ये पूछ रहा है कि जानवरों के रूप और रूप के आधार पर उनको चयन करना है, तो फिर ये किस प्रकार का टाइप होता है? ये फिनोटाइप होता है या फिनो प्रकार होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लक्षण प्ररूप। क्या बोलते हैं? लक्षण प्ररूप। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन पिता और पुत्री, पिता और पुत्री, मां और पुत्र, भाई और बहन जैसे करीबी रिश्तेदारों के साथ प्रजनन करता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि भैया अगर लगातार 6 पीढ़ी के संबंधित, बहुत ज्यादा संबंधित, जैसे सगे भाई बहन हो गए, पिता पुत्री हो गया, या फिर मां बेटा हो गया, अगर इस प्रकार से पशुओं में क्रॉस करवाया जा रहा है तो ऐसे क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग। क्या बोला जाता है? इनब्रीडिंग कहा जाता है। 13% वसा के उच्चतम प्रतिशत वाली भैंस है। ऐसी भैंस जिसमें 13% वसा पाई जाती है। सबसे ज्यादा वसा जो होती है वो किसमें होती है भैया? जाफराबादी, भदावरी, मुर्रा, नागपुरी। आंसर आएगा भदावरी। भदावरी भैंस के अंदर वसा, जो दूध होता है भदावरी भैंस का, उसमें वसा सबसे ज्यादा होती है। प्रत्यक्ष रूप से स्वस्थ पशुओं, विशेष रूप से पहली बार झुंड में लाए जाने वाले पशुओं के पृथक्करण से क्या तात्पर्य है? इसमें 30 दिनों की अवधि में लगभग सभी बीमारियों को कवर किया जाता है। What refers to the segregation of apparently healthy animals, especially animals being brought into the herd for the first time? It covers a period of 30 days, covers almost all diseases. अगर पहली बार पशुओं को झुंड में लाया गया है और अगर उनको हम लोग सेपरेट कर रहे हैं ताकि सभी की सभी बीमारियां जो है वो कवर हो जाए, तो इस प्रकार की गतिविधि को या इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की प्रक्रिया को बोलते हैं क्वारंटाइन। क्या बोलते हैं? क्वारंटाइन। निम्नलिखित में से कौन अंतिम उत्तेजना देता है? अंतिम उत्तेजना देता है लगभग दूध पीते बछड़े द्वारा प्रदान की गई उत्तेजना के समान, और छोड़ दिया जाता है और दूध नीचे गिरा दिया जाता है। Which of the following gives the final stimulus almost similar to that provided by the suckling calf and is released and the milk is let down? जैसे बछड़ा जो है वो दूध पीता है, तो बछड़ा जब दूध पिएगा तो जैसे ही स्पर्श मां को होता है तो वैसे ही दूध जो होता है वो नीचे आ जाता है। तो ये किसकी वजह से ऐसा होता है? तो ये होता है ऑक्सीटोसिन की वजह से। किसकी वजह से होता है भैया? ऑक्सीटोसिन।
एक या दोनों वृषणों का अंडकोश में उतरने में विफलता को के रूप में जाना जाता है। फेलियर ऑफ वन और बोथ ऑफ द टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम इज नोन एज। अगर जो वृषण है वो अंडकोश में नहीं उतर पा रहे हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोकिडिज्म। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोकिडिज्म या गुप्त वृषणता के नाम से इसको जाना जाता है। संकर पशुओं के बारे में क्या असत्य है? संकर पशुओं के बारे में क्या गलत बोला गया है? व्हाट इज अनट्रू अबाउट हाइब्रिड एनिमल्स के बारे में, ठीक है। यहां जहां तक कि जब संकर नस्ल के जानवर ठीक हो जाते हैं तब भी उन्हें अपनी सामान्य स्थिति में वापस आने में काफी समय लगता है। क्या ये गलत है? क्या बोला गया है? जब संकर नस्ल के जानवर ठीक हो जाते हैं तब भी उन्हें अपनी सामान्य स्थिति में वापस आने में काफी समय लगता है। ऐसा नहीं है, वो बहुत जल्दी से रिकवर कर जाते हैं। असत्य पूछा है, पर यह तो सत्य है कि जब संकर नस्ल के जानवर ठीक हो जाते हैं तब भी उन्हें अपनी सामान्य स्थिति में आने में क्या लगता है? समय लगता है। ये सही बात है। अगला है, संकर बछड़े पेट संबंधी विकारों, दाद और खाज के शिकार होते हैं और प्रारंभिक मृत्यु दर अधिक होती है। बिल्कुल सही है। असत्य देना है, बताना अपने को। स्थानीय मवेशियों की तुलना में हाइब्रिड पशु महामारी संबंधी बीमारियों के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। नहीं भैया, यह असत्य है, यह असत्य है। तो आंसर आ जाएगा सी, चेन्नई। नीचे भी चल रहे थे, संकर बैल अपने वृषभ माता पिता की तरह कुबड़ रहित होते हैं। तो यह सही बात है, परंतु आंसर आएगा सी, चेन्नई। क्या आंसर आ जाएगा? सी, चेन्नई। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया? सी, चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नस्ल के कुत्ते मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? अब देखिए, कन्नी, जोनांगी, कंबाई, पांडीकोना, ये चारों ही नस्लों के कुत्ते मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, परंतु फिर भी जो आंसर लिया गया था वो लिया गया था पांडीकोना। क्या लिया गया था? पांडीकोना। ये मध्यम आकार के सुगठित जानवर हैं। इनके साफ अंग और अच्छे पैर हैं, चेहरा लंबा, माथा हल्का उभरा हुआ, पोल काफी चौड़ा, कुबड़ स्पष्ट होता है, औसलाप और आवरण आकार में मध्यम होते हैं। गायों में नाभि की त्वचा हल्की तब बनाती है। सिंधियों की तरह बेगी और पेंडुलस होने के बजाय थन मध्यम आकार के और अच्छी तरह से उठा हुआ होता है। ऐसी नस्ल की पहचान करना है। अब बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। दे आर मीडियम साइज्ड कॉम्पैक्ट एनिमल विथ क्लीन लिम्स और गुड टीथ फिट। द फेस इज लॉन्ग, द फोरहेड इज लाइटली bulging and the poll is fairly wide. The hump is pronounced and the dewlap and sheath are moderate in size. The navel skin form light fold in cows. The udder is of moderate size and well held up instead of being baggy and pendulous as in the Sindhis. Identify, मतलब सिंधीज की तरह, जो सिंधी नस्ल होती है उसकी तरह इसमें क्या होता है भैया? बेगी और पेंडुलस होने के बजाय, पेंडुलस टाइप नहीं होते हैं इनके, जो क्या होते हैं, जो थन होते हैं वो मध्यम आकार के होते हैं, अच्छी तरह से उठे हुए रहते हैं। ये जो किस्म है ये कौन सी है? थार पार्कर किस्म। कौन सी नस्ल है? थार पार्कर नस्ल। फेरोमोन रासायनिक यौगिक है जो के माध्यम से जानवरों के बीच संचार की अनुमति देते हैं। फेरोमोन्स आर केमिकल कंपाउंड्स दैट अलो कम्युनिकेशन अलोंग एनिमल्स थ्रू द पाचन तंत्र, दृश्य तंत्र, श्रव्य तंत्र या घ्राण तंत्र। तो भैया फेरोमोन ट्रैप जो होते हैं, फेरोमोन जो केमिकल्स होते हैं, वो जब सूंघा जाता है, सूंघते हैं, मतलब क्या किया जाएगा? उनका जो गंध होती है उस गंध के अनुसार जो है वो जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी गतिविधि करते हैं। तो गंध मतलब घ्राण तंत्र यानी कि ऑल्फैक्टरी सिस्टम। जब शुक्राणु महिला प्रजनन पथ में होते हैं वे नामक प्रक्रिया से गुजरते हैं जो उनके लिए oocyte को निषेचित करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक है। While sperm are in the female reproductive tract, they go through a process called dash dash dash, which is essential for them to be capable of fertilizing the oocyte. जो स्पर्म होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होते हैं,
ठीक है। तो जो स्पर्म रहेंगे वो एक प्रक्रिया से गुजरते हैं और इस प्रक्रिया को बोलते हैं कैपेसिटेशन। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन। और कैपेसिटेशन की वजह से ही जो स्पर्म होते हैं वो oocyte को क्या कर सकते हैं? फर्टिलाइज कर सकते हैं। गाय की दूध पैदा करने की क्षमता मुख्य रूप से उसके पर निर्भर करती है। गाय की दूध पैदा करने की क्षमता मुख्य रूप से, तो भैया गाय की दूध पैदा करने की क्षमता अलग अलग ब्रीड्स जो होती है उनकी दूध पैदा करने की क्षमता अलग अलग होती है। ब्रीड्स मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कैरेक्टर यानी कि जो जेनेटिकली कैरेक्टर्स होते हैं वो जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो गुण होते हैं उनकी वजह से जो गाय होती है वो दूध पैदा करने की क्षमता निर्भर करती है गाय की इनहेरिटेंस के ऊपर। कौन सी नस्लें बछड़ों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त दूध देती है? Which breeds produce milk just sufficient to meet the requirement of cows? ऐसी नस्लें जो केवल बछड़ों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही दूध देती है, ऐसी नस्लें होती है ड्रॉट नस्ल। कौन सी नस्ल होती है? ड्रॉट नस्ल, जिनको भारवाहक नस्लें भी कहा जाता है। जब गाय होती है तो वे दूध की कीमत पर वसा बढ़ाती है। When cows are dash dash dash, they tend to put on fat at the expense of the milk. तो फैट कैसे बढ़ेगा? फैट कैसे बढ़ेगा? जब क्या होगा? जरूरत से ज्यादा खाएगी, ठीक है, ओवर फैट कंडीशन के अंदर। तो जब गाय जरूरत से ज्यादा खाती है तो वे दूध की कीमत पर वसा क्या करती है? बढ़ाती है। एक अंडाणु और उसकी दैहिक कोशिकाओं की परत को एक साथ कहा जाता है। एक अंडाणु और उसकी दैहिक कोशिकाओं, एन oocyte एंड इट्स लेयर ऑफ सोमेटिक सेल्स आर देन टूगेदर कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं भैया? एक oocyte, एक अंडाणु है और उसके ऊपर की जो लेयर होती है, इन दोनों को मिलाकर कंबाइन क्या कहा जाता है? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बोलते हैं? प्राइमोर्डियल फॉलिकल के नाम से इसको जाना जाता है। पेट में गैस्ट्रिन जूस जो होता है किन कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? कुफर कोशिकाएं, जी कोशिकाएं, लिडिक कोशिकाएं, अग्नाशय कोशिकाएं। कुफर सेल्स, जी सेल्स, लिडिक सेल्स, पैनक्रियाटिक सेल्स, जी सेल्स, गैस्ट्रिक सेल्स जिनको कहा जाता है, इनसे ही क्या निकलता है? गैस्ट्रिन निकलता है। मुर्रा किसकी नस्ल है? मुर्रा भैंस की नस्ल है भैया, ठीक है। जब सामान्य जानवरों का संकरण किया जाता है तो कभी कभी दो माता पिता द्वारा प्रदान किए गए कुछ जीनों के संयोजन से उत्कृष्ट चरित्र वाले श्रेष्ठ व्यक्ति उत्पन्न होते हैं। यह संयोजन संबंधित चरित्र की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक पाया जाता है। यह कहा जाता है व्हेन ऑर्डिनरी एनिमल्स, सामान्य जानवरों का ही हम लोग क्या करवा रहे हैं? संकरण करवा रहे हैं। यहां पे ऐसा नहीं है कि भैया एक एक्सोटिक है, एक देसी, इस प्रकार का नहीं बोला गया। ये बोल रहा है कि सामान्य रूप से हम लोग जानवरों का क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है। सुपीरियर इंडिविजुअल्स विथ आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड ओकेशनली। तो कभी कभी हमें ऐसी संतति प्राप्त होती है जिसके अंदर माता पिता से भी गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन जीन सप्लाइड बाय द टू पेरेंट्स, दोनों तरफ से मिले हुए गुण की वजह से a combination found necessary for expression of the character concerned। और ये कॉम्बिनेशन जरूरी भी होता है ताकि किसी प्रकार का कोई गुण जो है वो दिखे उस प्रोजेनी या संतति के अंदर। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं निकिंग। क्या बोला जाता है भैया? निकिंग। इसे क्या कहते हैं? निकिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेड़ का रोग नहीं है? भेड़ का रोग नहीं है एंटेरो टॉक्सिमिया, रेबीज, रिंडरपेस्ट, लंग वॉर्म इन्फेक्शन, रेबीज, ये डिजीज शिप की नहीं है भैया। निम्नलिखित में से किसके लिए जाल घोंसले की आवश्यकता होती है? ट्रैप नेस्ट। हालांकि ये बर्ड्स से रिलेटेड होता है, मतलब जो पोल्ट्री होती है उससे रिलेटेड होता है। तो पोल्ट्री जो होती है, तो पोल्ट्री के लिए जो ट्रैप नेस्ट होता है, ये एक फंडामेंटल जो कैरेक्टर होता है वो होता है किसके लिए? पेडिग्री ब्रीडिंग के लिए, वंशावली प्रजनन के लिए ट्रैप नेस्ट जो होता है वो एक फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल तरीका होता है एक प्रकार का, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा डी दिल्ली। एंथ्रेक्स रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? एंथ्रेक्स जीवाणु, बैक्टीरिया।
निम्नलिखित में से कौन सी एक आयताकार गुहा है जो दूध के भंडार के रूप में कार्य करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्लॉन्ग कैविटी दैट सर्व्स एज द रिजर्वायर ऑफ मिल्क। रिजर्वायर मतलब दूध जहां पे रुकता है, जहां पे भरा जाता है, उसको बोलते हैं मिल्क सिस्टर्न। क्या बोलते हैं? मिल्क सिस्टर्न। गर्भवती पशु को निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए? दूसरे जानवरों से लड़ना चाहिए क्या? ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारियों से पीड़ित या उनके वाहक जानवरों के साथ घुलना मिलना चाहिए क्या? गर्भपात करा चुके अन्य जानवरों के साथ घुलना मिलना चाहिए? मध्यम व्यायाम करना चाहिए? देखो सीधी सी बात है, किसकी अनुमति नहीं दी जाती है? तो भैया ये चारों की चारों अनुमति नहीं दी जाती है। ये प्रश्न कैंसिल हो चुका है। क्या हो चुका है? कैंसिल हो चुका है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या था? कैंसल्ड था भैया। क्या था? कैंसल्ड हो चुका है। ठीक है, पर इसने आंसर लिया था, ए आगरा आंसर लिया था। हालांकि आंसर तो ये चारों ही है। अब कोई गर्भवती अगर पशु है तो आपस में नहीं लड़ने दिया जाते, वो तो ठीक है, परंतु क्या कोई बीमार अगर है पशु तो क्या उसके साथ रखना चाहिए, या फिर जो गर्भपात करा चुके जानवर उनके साथ में रखना चाहिए? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। मासिक धर्म चरण के बाद कौन सा चरण आता है? विच फेज फॉलोज मेंस्ट्रुअल फेज। कौन सा फेज मेंस्ट्रुअल फेज होता है भैया? तो मासिक चक्र के बाद में कौन सा फेज आता है? फॉलिकुलर फेज। और फॉलिकुलर फेज को ही क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। तो आंसर ए एंड डी। ए आंसर भी आएगा और डी आंसर भी आएगा भाई, याद रखिए। आंसर रहेगा ए एंड डी, बोथ, दोनों ही आंसर आएंगे, क्योंकि फॉलिकुलर फेज को ही प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। नीचे दिया गया चित्र किस जानवर की स्तन ग्रंथियों की व्यवस्था दर्शाता है? द फिगर गिवन बिलो शोज द अरेंजमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। तो ये जो अरेंजमेंट है ये किसके अंदर होता है? कैट के अंदर होता है। हालांकि देखिए, हम लोगों ने गाय के बारे में पढ़ा है, हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा है? बकरी के बारे में भी पढ़ा है, आप लोगों ने हॉर्स के बारे में भी देखा होगा, है ना? जो घोड़ी होती है उसका स्तन ग्रंथियों के बारे में भी आप लोगों ने देखा होगा, परंतु ये एक अलग ही प्रकार का। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं ना तो अपने आप ही आंसर अपने को अलग दिख जाता है। ठीक है, तो ये आंसर किसका आ जाएगा? केट यानी कि बिल्ली का। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी में आम बीमारी नहीं है? बकरी की आम बीमारी कौन सी नहीं है? स्वाइन फ्लू, फॉट रॉट, मैस्टाइटिस, ब्रुसेलोसिस। स्वाइन फ्लू, नाम ही स्वाइन फ्लू है, स्वाइन मतलब सुअर, तो आगरा आंसर आ गया। सेल्मोनेलोसिस से मुक्त झुंड से संक्रमण को बाहर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निवारक उपाय नहीं है? Which of the following is not a preventive measure for excluding infection from a herd or flock free of salmonellosis? Salmonellosis से अगर किसी झुंड को हम लोगों को फ्री रखना है तो उसके लिए निम्न में से कौन सा प्रिवेंटिव या निवारक उपाय नहीं है? जानवरों को विश्वसनीय स्रोतों से खरीदा जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये तो होना ही चाहिए भैया, ये तो उपाय है। हैचरी और न्यूनतम बीमारी वाली सुअर इकाइयों में प्रवेश करने वाले कर्मियों को सुरक्षा जूते पहनना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। खाद्य पदार्थ और पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए, ये बिल्कुल सही है। जब संभव हो तो एक खुली झुंड नीति लागू की जानी चाहिए। भैया खुली झुंड नीति लागू क्यों करेंगे? खुली झुंड नीति लागू करेंगे तो बीमारी तो फैल जाएगी ना, तो ये उपाय नहीं है। क्लियर है क्या? चलिए, तो ये 9 जून 2024 को जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, ये एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस थे। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय जाट एक बार फिर MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लेकर आए हैं PAT 2024 का 9 जून का पेपर। 8 जून का हम देख चुके हैं, अब हम देख रहे हैं 9 जून का पेपर। सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुई थी तो इसका पेपर हम देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, गेलिड हर्पिस वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए जिम्मेदार है? गेलिड हर्पिस वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। ठीक है, तो हर्पिस वायरस का हमको पता है कि यह है मेरेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, मेरेक्स की बीमारी या मारेक की बीमारी। ठीक है, इसके लिए ये जिम्मेदार है, तो इसका सही आंसर है मेरेक्स रोग। रानीखेत डिसीज का लिए आपको पता ही होगा पैरामिक्सो है। ठीक है, फाउल पॉक्स के लिए पॉक्स वायरस है,
और गाउट की अगर बात करें तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रियोन प्रोटीन। ठीक है, तो हर्पिस का पूछा है, गेलिड हर्पिस वायरस, सही आंसर है मैरेक्स डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी को दी जाने वाली मक्का में नमी की मात्रा अधिकतम कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट इन मेज प्रोवाइडेड टू पोल्ट्री? ठीक है, मुर्गी को जो हम मक्का दे रहे हैं वो एक तरह से सूखा अनाज है, मतलब गीली जो है वो मक्का नहीं दी जाती, सूखी दी जाती है। और अनाजों को भंडारण के समय या जो उनके अंदर नमी होनी चाहिए सूखने के बाद में, वो लगभग है 10% के आसपास। तो इसलिए इसका सही आंसर आएगा 10%। ऐसा ही वो क्वेश्चन साइलेज में, मतलब है में पूछ सकता है, तो है के अंदर भी मॉइस्चर परसेंट आपने पढ़ा ही होगा 12 से 15% होता है। ठीक है, तो जो सूखी चीजें हैं उनमें सभी में अगर देखें तो 10 से 15% के आसपास है। या अनाज की बात हो रही है लगभग 10%। निम्नलिखित में से कौन सी डेयरी फार्मिंग विधि स्तनपान कराने वाले पशुओं के पालन के लिए उपयुक्त है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेयरी फार्मिंग मेथड्स इज परफेक्ट फॉर रियरिंग लैक्टेटिंग एनिमल्स? ठीक है, लैक्टेटिंग एनिमल्स का मतलब है जो दूध दे रहे हैं। तो जनरली दो तरह के फार्म के ऊपर एनिमल्स होते हैं, एक होता है ड्राई एनिमल और एक होता है मिल्च, एक सूखा और एक दुधारू। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी मेथड जो स्पेशल जो दुधारू पशु होते हैं उनके लिए ही यूज में लाई जाती है, तो वो है कोरल। ठीक है, कोरल के अंदर अगर देखें तो जनरली हम मिल्किंग के बाद में ड्राई और मिल्च एनिमल को साथ में ही रखते हैं। ठीक है, लेकिन कोरल के अंदर देखें तो मिल्च एनिमल को अलग रखा जाता है। तो जब सेपरेट रखते हैं तब इस मेथड को या इस सिस्टम को बोलते हैं कोरल डेयरिंग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोरल डेयरिंग के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर रहेंगे सिर्फ मिल्च एनिमल्स, दुधारू पशु ही रहेंगे बस। ब्रूडिंग से पहले शेड की तैयारी में शामिल नहीं है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ शेड बिफोर ब्रूडिंग डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, शेड का मतलब है कि हम तैयार कर रहे हैं एक तरह से मुर्गी के लिए हाउस, और वो बोल रहा है कि उस हाउस की तैयारी में कौन सी चीज जो है वो इंक्लूड नहीं है। तो देखते हैं, कीटनाशक का स्प्रे करना है, बिल्कुल करना ही पड़ेगा। ठीक है, मूसकों और जंगली पक्षियों का उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब है उनको हटाना। ठीक है, तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो मूसक है, ठीक है, इन मूसक की अगर हम बात करें तो इनसे आगे चल के कॉक्सिडियोसिस बीमारी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हमको इनको भी खत्म करना पड़ेगा। खरपतवार निकालना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, निकालना ही पड़ेगा जो भी उसके अंदर खरपतवार है। शेड में खाद, कूड़े और पंख फैलाना। ठीक है, आप जैसे ही हम कूड़ा देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हाँ ये काम तो हम करते हैं, हम लिटर बिछाते हैं, पर यहाँ जो ये खाद, कूड़े और पंख फैलाने की बात कर रहा है, ये वेस्ट मटेरियल की बात कर रहा है। ठीक है, जिसको हम उसके अंदर नहीं डाल सकते, नहीं तो आगे चल के डिसीज होगी। तो जो उसने क्वेश्चन पूछा है कि तैयारी में शामिल नहीं है, तो ये नहीं फैलाना है, हम ये चीज नहीं करना, और इसीलिए ये सही आंसर होगा। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ शेड बिफोर ब्रूडिंग डज नॉट इंक्लूड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना ही पड़ेगा, इलिमिनेशन ऑफ रोडेंट्स, ठीक है, एंड वाइल्ड बर्ड्स। तो हमने बोला ये रोडेंट से क्या हो रही है, कॉक्सिडियोसिस। ठीक है, तो इनको भी हटाना पड़ेगा। वाइल्ड बर्ड्स जो है वो दूसरी डिसीज को ला सकते हैं, तो इनको भी नहीं आने देना। रिमूवल ऑफ वीट से ये भी करना पड़ेगा। स्प्रेडिंग मेन्यूअर, लिटर एंड फीदर्स ऑन शेड, ये काम नहीं करना, और इसीलिए आंसर है डी। पारंपरिक खलियान या स्टेनचिन खलियान का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ कन्वेंशनल बांस, ठीक है, और स्टेनचियन बांस। ठीक है, तो कन्वेंशनल जिसको हमने बंद बाड़ा कहा था, ये उसी की बातचीत हो रही है, जिसी को हमने कह दिया है स्टेनचियन। अब वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ कन्वेंशनल बांस। ठीक है, कौन सा जो है वो उसका लाभ है? तो हम देखते हैं भैया कि स्टेनचियन या कन्वेंशनल का क्या लाभ है। तो गर्म और आर्द्र जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है, ये तो है, क्योंकि इसमें हम एनिमल को बंद बाड़े के अंदर रखेंगे, तो इसका मतलब ये तो है कि हम उसका यूज कहाँ कर सकते हैं, गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में, तो ये तो गड़बड़ है। अलग दूध देने के लिए के खलियान की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये एक चीज है, ये उसका लाभ है कि जब हम बंद रखते हैं, पशु को बांधते हैं,
तो बांधने में हम उनको अलग से किसी रूम में ले जाकर दूध निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जहां खड़े हैं, जहां बंधे हैं, वहीं पर हम उसका दूध निकाल सकते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज है, इसका एक लाभ है। ठीक है, निर्माण की लागत अधिक होती है, ये तो हानि है। ठीक है, भविष्य में विस्तार कठिन है, बिल्कुल सही है, उसको बढ़ा नहीं सकते ज्यादा हम, तो ये भी एक उसकी हानि है। तो उसका एक ही लाभ है जो हमको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन, तो ये तो गलत ही बात है। फिर सेपरेट मिल्किंग बांस इज नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही बात है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज मोर, ये बात सही है, लेकिन ये क्या है, डिसएडवांटेज है, एडवांटेज नहीं है। वो पूछ रहा है एडवांटेज, क्वेश्चन में जो पूछा उसने क्या पूछा है, एडवांटेज। ठीक है, तो एडवांटेज नहीं है, ये है डिसएडवांटेज, बात ये भी सही है। फ्यूचर एक्सपांशन इज डिफिकल्ट, ये भी बात सही है। ठीक है, बट ये भी क्या है, डिसएडवांटेज है, और उसने एडवांटेज पूछा और वो है ये अकेला ही। जब एक बार दूध निकाल लिया जाता है तो दूध का स्त्राव उत्तेजित हो जाता है और दूध दोहना जारी रखना पड़ता है, भले ही प्रसव ना हुआ हो। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? When once the milk is drawn, एक बार आपने दूध निकाल लिया, फर्दर सेक्रेशन ऑफ मिल्क इज स्टिमुलेटेड एंड मिल्किंग हैज टू बी कंटिन्यूड। ठीक है, फिर से अगर स्टिमुलेशन हुआ तो उस कंडीशन में हमको मिल्किंग कंटिन्यू करनी पड़ती है, इवन दो पार्चुरेशन हैज नॉट टेकन प्लेस, मतलब पार्चुरेशन नहीं हुआ है। आपने 300 दिन तक मिल्किंग की और उसके बाद में आपको लगा कि इसको ट्राई करना चाहिए, लेकिन उधर से स्टिमुलेशन हो रहा है उसके अडर में, और उससे मिल्क जो है वो अडर में बना हुआ है, तो उस कंडीशन में हमको मिल्किंग जारी रखनी पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्री मिल्किंग। ये जो प्रोसेस है प्री मिल्किंग, ये दोनों चीजें तो अपने आप बाहर हो गई। ठीक है, मासिक धर्म और ब्यात, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल और काविक। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अलग है, ये बाहर हो गई। अब बचा है लैक्टेटिंग और प्री मिल्किंग। तो लैक्टेटिंग का मतलब क्या है कि गाय दूध दे रही है, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? लैक्टेटिंग काउ है। ठीक है, तो ये तो कुछ है नहीं, मतलब ये तो एक पीरियड की टाइप की चीज है। तो बचा एक ही ऑप्शन है प्री मिल्किंग, तो इसका सही आंसर आएगा प्री मिल्किंग। कथन ए, दूध दोहने के बाद या उसके दौरान सांद्र मिश्रण खिलाया जाता है। कथन बी है, दूध दोहने से पहले खुरदुरा चारा देना है उसको। तो ए है, कंसंट्रेट मिक्स इज फेड आफ्टर और ड्यूरिंग मिल्किंग और रफेज बिफोर मिल्किंग। आप एक जनरल जो है चीज चलती है कि खाना जो है वो देना है बिफोर 1 आवर ऑफ मिल्किंग, मतलब दोहन से 1 घंटे पहले। 1 घंटे पहले हमको उसको खाना देना है। अब कंसंट्रेट मिक्स इज फेड आफ्टर और ड्यूरिंग मिल्किंग, अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये हमको गलत लग रहा है कि हाँ ये गलत है। रफेज बिफोर मिल्किंग, इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये सही लग रहा है कि हाँ हमको जो खाना है वो कब देना है, या रफेज कब देना है? मिल्किंग से पहले। हमने लिखा है 1 घंटे पहले। ठीक है, पर यहां पर अगर हम देखें तो वो जैसे बोल रहा बिफोर मिल्किंग। बिफोर मिल्किंग का मतलब है कि आप दूध निकालने वाले हैं थोड़ी देर बाद में, ठीक है, और आपने अभी उसको खिला दिया, आप वो खा रहा है और आप फिर मिल्किंग आपने स्टार्ट कर दी। ये उस चीज की बात कर रहा है। पहले वाले में क्या बोला? कंसंट्रेट मिक्स इज फेड आफ्टर और ड्यूरिंग मिल्किंग। ये चीज थोड़ी सही है। कंसंट्रेट मतलब जो दाना है या जो सांद्र है वो हम मिल्किंग के टाइम पे दे सकते हैं। ठीक है, पहले क्या बोला उसने? आफ्टर, मिल्किंग के बाद। मिल्किंग के बाद नहीं देना, खाना कब देना है? पहले। ठीक है, 1 घंटे पहले। उसमें भी जो कंसंट्रेट या दाना है वो मिल्किंग के टाइम पे दे सकते हैं, और मिल्किंग के टाइम पे दे सकते हैं मतलब उसको क्या कर सकते हैं हम? पहले। इसका मतलब कि अगर यहां पर आ जाता बिफोर और यहां पर आ जाता आफ्टर तो ये दोनों सही हो जाते। यहां बिफोर और यहां आफ्टर होता तो दोनों सही, मतलब कंसंट्रेट मिक्स इज फेड बिफोर और ड्यूरिंग मिल्किंग। ठीक है, हम जो कंसंट्रेट है या फिर जो दाना है, सांद्र है, उसको हम मिल्किंग के जस्ट पहले या मिल्किंग के टाइम पे दे सकते हैं, दोहन के टाइम पे दे सकते हैं। ठीक है, रफेज जो है वो ऐसे देखें तो कब देना है? 1 घंटे पहले। ठीक है, लेकिन मिल्किंग के टाइम पे नहीं देना। आपको ज्यादा ये है तो फिर कब दें हम? मिल्किंग के बाद में दें। तो यहां मिल्किंग के बाद में ये चीज दे सकते थे, और ये मिल्किंग के टाइम पे, मिल्किंग से पहले दे सकते थे। ठीक है, बाकी यह अगर आए तो फिर इस कंडीशन में हमेशा याद रखना, अगर जनरल आपसे क्वेश्चन पूछे कब देना है तो 1 घंटे पहले देना है। ठीक है, पर अब अगर इस टाइप का कुछ आए तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि रफेज कब देंगे,
खाने के बाद, ठीक है। ये कब देना है, तो खाने के जस्ट पहले या फिर खाने के दौरान। थोड़ा सा ये दोनों चीजें जो है कंट्रोवर्सी पैदा करती है आपस में, ठीक है, कि अपन ने ये पहले ये पढ़ लिया है और ये भी है, तो हमको दोनों चीजों को अलग अलग याद रखना है। 20 डिग्री सेल्सियस पर दूध का पृष्ठ तनाव कितना होता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर दूध का पृष्ठ तनाव होता है 54.59 पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका सही आंसर है, बाकी सारे आंसर जो है वो गलत है, दूर दूर तक इनका रिलेशन मिल्क से नहीं है। आंध्र प्रदेश के घरों में आमतौर पर किस प्रकार की बतख पाई जाती है? विच टाइप ऑफ डक आर जनरली फाउंड इन हाउस होल्ड इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसका सही आंसर है इंडियन रनर डक, ठीक है। इसमें अगर देखें तो ये जो तीनों टाइप है, ये तीनों टाइप वहां मिलते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में जैसे पहले जो है ये फर्स्ट और थर्ड वाला जो है यूज में ज्यादा होता था, लेकिन अभी फिलहाल में देखें तो इंडियन रनर डक जो है वो उसके अंदर मिलती है या ज्यादा पाली जाती है। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, ओनली है, नहीं है, नन ऑफ द अबव गिवन, और ऑप्शन देखते हैं बोथ एंड बी, बोथ बी एंड सी, तो बी ही सही है और उस कंडीशन में आंसर होगा बी, ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन दिए है वो उसमें एक भी हमारा सही आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैतृक ब्रॉयलर स्टॉक में वर्ष की आयु में चयनित नर वंश और मादा वंश शामिल होते हैं। पेरेंटल ब्रॉयलर स्टॉक कंसिस्ट ऑफ मेल लाइन्स एंड फीमेल लाइन्स सिलेक्टेड एट द एज ऑफ, ठीक है। ब्रॉयलर की अगर बात करें तो जनरली उसकी एज 8 वीक्स या 8 to 10 वीक्स ये होता है, ठीक है। तो जब भी कुछ आए ब्रॉयलर के बारे में तो पहले हमको इसको दिमाग में रखना है, तो सही आंसर हो जाएगा 8 to 10 वीक्स है, और 8 to 10 वीक्स का मतलब है ये वाला आंसर। पर इन दोनों को देखें तो ये सेम है, ये 2 मंथ भी वही है और 8 वीक्स भी वही है, इसका मतलब आंसर ये भी सही है, ठीक है। पर उन्होंने जो एग्जाम में लिया है वो लिया है सी वाला 8 वीक्स, ठीक है, पर बाकी दोनों ही ऑप्शन सही है। अंडे सेने की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हैचिंग द एग्स? अब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसमें मेरे हिसाब से मिस्टेक है। सही क्वेश्चन है अंडे सेने की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, वो ये नहीं है अंडे या दिन में सेने के लिए, अंडे सेने के लिए कितनी बार अंडे कलेक्ट करना चाहिए, मतलब जो पोल्ट्री हाउस है उससे हमको दिन में कितनी बार अंडे जो है वो निकालना है, अंडे कलेक्ट करना है, ये क्वेश्चन है वो, ठीक है। और इसका सही आंसर है दिन में 4 बार, दिन में 4 बार, 4 टाइम्स जो है वो एक दिन में हमको एक जो है वो कलेक्ट करना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है। पोल्ट्री हाउस की छत का छज्जा फीट से कम नहीं होना चाहिए। द ओवर हैंगिंग ऑफ द पोल्ट्री हाउस रूफ शुड नॉट बी लेस देन फीट, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 3.5 फीट, ठीक। जनरली आपने अगर पोल्ट्री हाउस देखा हो तो इस टाइप का पोल्ट्री हाउस बना होता है, ठीक है। तो वो बात कर रहा है इस ये जो डिस्टेंस है इसका, इस डिस्टेंस की बात हो रही है यहां से यहां तक, ठीक है। और ये कभी भी 3.5 फीट से कम नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम इतना जो है ये वाला हाइट, बाकी तो हाइट हमने देखा ही है। टोटल हाइट की अगर बात करें तो ये 3 मीटर है, मिनिमम जो टोटल हाइट है उसकी वो कितनी होना चाहिए, 3 मीटर। लेकिन वो बात कर रहा है ओवर हैंगिंग, अगर आप देखेंगे तो ओवर हैंगिंग मतलब ये जो कॉर्नर वाला पोर्शन है कोने वाला, उनकी बात कर रहा है, और वो मिनिमम अगर देखें तो 3.5 फीट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा टैंक बेच प्रकार का पाश्चुरीकरण करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैंक परफॉर्म बेच टाइप ऑफ पाश्चराइजेशन? पहले तो बेच टाइप शायद आपको पता ही है, बेच का मतलब होता है मिल्क को रोकना, एक होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस और एक होता है बेच प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलते चलते दूध का जो है गर्म होगा, मतलब फ्लो में हम मिल्क का फ्लो या मिल्क को फ्लो में चलने देंगे, मिल्क ऐसा बह रहा है, ठीक है, और इस बहते ही मिल्क को हम गर्म करेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस।
और एक ऐसा होगा कि आपने बढ़िया जो है गैस के ऊपर तपेली रख दी है, ठीक है, और ये गैस आपने चालू कर दिया। अब ये जो प्रोसेस है ये है बैच, मतलब मिल्क को हम रोक रहे हैं, लेकिन यहां पर मिल्क को रोक नहीं रहे। तो वो यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा बैच टाइप पास्चुराइजेशन है। पास्चुराइजेशन तो पता ही है, गर्म करना है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो इंक्यूबेटर ये अलग अलग चीज हो गई, इसका पास्चुराइजेशन से कोई मतलब ही नहीं है। फिर देखेंगे फीडर, खिलाने वाला, वो उसका पास्चुराइजेशन से कोई मतलब नहीं है। टर्न अगर देखेंगे तो वो अलग चीज है फिर, ठीक है, उसका पास्चुराइजेशन से मतलब ही नहीं है। तो बस ऑप्शन ए की बचा है सी, क्रीम एजिंग वेट, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट किसके लिए यूज में लाया जा रहा है? बेस टाइप पास्चुराइजेशन ऑफ क्रीम। जब बटर बनाते हैं तब हम इसका यूज करते हैं उसके पास्चुराइजेशन, मतलब क्रीम के पास्चुराइजेशन के लिए। निम्नलिखित में से किसे वैक्यूम पेन भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए वैक्यूम पेन? वैक्यूम पेन की बात करें तो इसका यूज होता है संघनित दूध बनाने में, संघनित दूध को बनाने में, ठीक है। कंडेंस्ड जो मिल्क होता है उसके प्रोडक्शन में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो सतत प्रकार का फ्रीजर, तो ये तो फ्रीजर है, फ्रीज तो करते ही नहीं उसको तो गर्म करना है, ठीक है। ड्रम ड्रायर, ये मेथड हो गई, इसका भी कुछ नहीं। सतत प्रकार का वाष्पीकरण करता और बेच प्रकार का दूध वाष्पीकरण करता, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो ये आंसर सही है, मतलब कंटिन्यूअस और बेच, अभी जो बातचीत हुई थी इससे पहले, ये दो हैं, और इन दोनों में से जो बात वो पूछ रहा है वैक्यूम पेन वाली का यूज है बेच प्रकार में, ठीक है। जो बेच टाइप मिल्क इवेपोरेटर है उसमें इसका यूज करते हैं। तो सही आंसर आएगा इसका डी। 2009-10 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य मांस का सबसे बड़ा उत्पादक है? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीट एज पर 2009-10, ठीक है। तो जिस समय का ये बात कर रहा है उस समय अगर देखें तो आंध्र प्रदेश टॉप पर था 2009-10 पर। अगर फिलहाल में पूछे, करंट में अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो उस कंडीशन में वेस्ट बंगाल मीट प्रोडक्शन में टॉप पर, ठीक है। और सेकंड पोजीशन पर है यूपी और थर्ड पोजीशन पर है महाराष्ट्र, ठीक है। जनरली अगर देखें तो यूपी टॉप पर चलता है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेटा आए हैं उसके अंदर वेस्ट बंगाल टॉप पर है। ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में ये नहीं हो तो फिर आंसर हो जाएगा यूपी। उसमें ईयर जरूर देखना है, जैसे यहां पर ईयर दिया है वैसे ईयर भी देखना है। अगर कहीं 2023-24 आपसे पूछ ले तो फिर उस कंडीशन में ये डेटा सही है, लेकिन अगर कहीं 22 एंड 23 पूछे तो उस कंडीशन में यूपी फर्स्ट है, ठीक है। और इससे पहले का पूछे 21-22 तो महाराष्ट्र टॉप पर है, और उससे पहले पूछे तो यूपी टॉप पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ढीले आवास का लाभ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ लूज हाउसिंग, ठीक है। तो देखते हैं, चारे के लिए प्रतिस्पर्धा है, देयर इज ए कॉम्पिटिशन फॉर फीड, ठीक। क्या पूछ रहा है? नॉट एन एडवांटेज, ठीक है, आवास का लाभ नहीं है, तो ये उसका डिसएडवांटेज है कि देयर इज कंपटीशन फॉर फीड, चारे के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, क्योंकि उसको किसमें रखा हमने? लूज रखा है, मतलब उसको बांधा नहीं है, और उस कंडीशन में सारे जो है वो खाने के लिए लड़ाई करेंगे। तो ये एक उसका डिसएडवांटेज है। और पूछ ही वही रहा है कि नॉट एन एडवांटेज, इसका मतलब क्या बात कर रहा है? वो डिसएडवांटेज की बात कर रहा है। तो ये पहले वाला ही ऑप्शन हमारा सही है। फिर भी देखते हैं नीचे, द एनिमल कैन बी केप्ट क्लीन, जानवर को साफ रखा जा सकता है, ठीक है। फिर निर्माण की लागत सस्ती है, बिल्कुल सही है, उसमें सस्ती रहेगी। फिर उसके बाद में मत का पता लगाना आसान है, ऑस्ट्रच डिटेक्शन इज इजी, ये भी सही है। तो ये अगर देखें तो तीनों के तीनों क्या हो गए? एडवांटेज हो गए, उसके लाभ हो गए। लेकिन ये क्या है? फर्स्ट वाला ये है उसका डिसएडवांटेज, तो इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। दूध के विशिष्ट गुरुत्व के लिए क्या सत्य नहीं है? दूध पानी से भारी है, ठीक है, ये तो सत्य बात है, ये आंसर नहीं होगा। दूध का विशिष्ट गुरुत्व है 1.018 to 1.038, इसी के बीच होता है, ये भी सत्य है, ये भी आंसर नहीं होगा।
विशिष्ट गुरुत्व को कम करके तापमान कम करें। ठीक है, ये जरा हिंदी में क्लियर नहीं है, इंग्लिश पे जाएंगे जब समझते हैं। ये तापमान के साथ बदलता रहता, बिल्कुल सही बात है, ये भी तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, मिल्क इज हेवियर देन मिल्क, ठीक है, बिल्कुल सही है। वो पूछ रहा कौन सा सत्य नहीं है, तो ये तो सत्य है, तो आंसर ये नहीं होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क इज 1.018 to 1.038, इसी के बीच होती है, ये भी सत्य है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। लोअर द टेम्परेचर लेस द स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो यहां पर बोल रहा है कि अगर आपने टेम्परेचर कम किया तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम होगी। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व को कम करके तापमान कम करें, तो जरा उल्टा लिख दिया, तापमान कम करने से विशिष्ट गुरुत्व कम होगा। तो ये बात सही है नहीं है, क्यों? क्योंकि ताप, टेम्परेचर और विशिष्ट गुरुत्व रिलेटिव डेंसिटी में उल्टा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, कि जब भी ताप बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, या दोनों चीजें कम होने की बात कर रहा है, इसका मतलब कि यह ही सही आंसर है हमारा। ठीक है, वो पूछ रहा सत्य नहीं है, तो ये बात सत्य नहीं है, बाकी सारी जो चीजें हैं वो सत्य, इसलिए वो हमारा आंसर नहीं होगा। दूध देने की बाल्टी का आकार कैसा होना चाहिए? तो दूध देने की बाल्टी का आकार ज्यादा अच्छा है कि ऐसा रहे, बॉटल जैसा। ठीक है, ये वाली कंडीशन होना चाहिए। और इस कंडीशन की खास बात क्या है? इस कंडीशन की खास बात है कि यह है सकराव गोल। ठीक है, मतलब नैरो एंड राउंड, और नैरो एंड राउंड को लल्लाओं बोलते हैं हम डोम, या फिर इसी को बोला जाता है हुडी, डोम या फिर हुडी। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा बी। जब बैल भारी हो और गाय आकार में छोटी हो तो का होना फायदेमंद होता है? When the bull is heavy and the cow is small in size, it is an advantage to have। ठीक है, ये बात हो रही है सर्विस की, ब्रीडिंग की, प्रजनन की, कि जब आप प्रजनन करवा रहे हो उस समय अगर देखें तो बुल इज हेवी और काव इज स्मॉल। ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में अगर हम देखें तो हमको सर्विस क्रिप्स का यूज करना चाहिए। सर्विस क्रिप्स अगर आपने देखा हो तो इस टाइप का एक, यूं बोले कि भैया लोहे का इस टाइप का बना होता, कभी आपने वेटनरी का जो हॉस्पिटल होता है उसके वहां देखा हो तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम गाय को इसमें खड़ा करेंगे और बुल को इसके बाहर रखेंगे, ताकि वो जो गाय है वो स्मॉल है और बुल हेवी है, उस कंडीशन में गाय को चोट ना पहुंचे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम सर्विस क्रिप्स, और इसका यूज हमको करना है। ठीक है, गर्भ धारण के दौरान भ्रूण तेजी से विकास करता है और इस अवधि के दौरान गायों को उदार आहार की आवश्यकता होती है। द फेटस मेक्स रैपिड ग्रोथ, फेटस का मतलब क्या है? भ्रूण। ठीक है, एम्ब्रियो, उसको उसने बोला है फेटस। ठीक है, तो द फेटस मेक्स रैपिड ग्रोथ ड्यूरिंग द ऑफ जेस्टेशन एंड द काउ रिक्वायर्स लिबरल फीडिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, यूं बोलो कि काउ नहीं, किसी भी एनिमल के अंदर बात करें, जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। ठीक है, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, जो भी उसका जेस्टेशन पीरियड है उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे, जो इक्वल 3 पार्ट बनेंगे, उसमें फर्स्ट वाले को बोलेंगे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर मिडिल ट्राइमेस्टर, सेकंड और फिर थर्ड। ठीक है, जैसे मान लो हम काउ की बात करें, अब काउ का मान लो जेस्टेशन पीरियड है 281 डेज, तो इसको किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड कर दें। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 9 बचा 1 3, तो 93 93 और 93 ये मान सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये सेकंड और ये थर्ड। तो जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है किसी का भी हो, उसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और इस टाइम पे अगर देखें तो इस टाइम पे हमने मिल्किंग बंद कर रखी है, ड्राई पीरियड चल रहा है लास्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, और ड्राई पीरियड में उसको सिर्फ बोलो जीवन निर्वाहार जिसको हम बोलते हैं, मेंटेनेंस राशन, सिर्फ वही मिलता है। तो उस टाइम पे उसको हमको एक्स्ट्रा फीड देना पड़ेगा, क्योंकि अंदर एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो रहा है। तो उस टाइम पे जो फीड देते हैं उस फीड को हम बोलते हैं स्टीमिंग अप, और यहां पर जो लिबरल फीडिंग की बात कर रहा है वो स्टीमिंग अप ही। तो स्टीमिंग अप कब होगी? लास्ट 2 मंथ, जो लास्ट के 2 to 3 मंथ है उसमें हम लिबरल फीडिंग करवाएंगे, मतलब स्टीमिंग अप। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, पिछले
2 महीने। अब यहाँ पिछले का मतलब है आखिरी, तो थोड़ा सा अब यहाँ जैसे पिछले 2 महीने, तो हम क्या सोचते हैं जो अभी की कंडीशन है उससे पहले निकल गए वो वाले, ठीक है। तो यहाँ पर उसका ये मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या मतलब है, लास्ट का मतलब आखिरी के, तो यहाँ पिछले का मतलब है आखिरी, ठीक है। थोड़ा सा अंग्रेजी जरूर देखें हिंदी मीडियम के बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा एक खेल का पक्षी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गेम बर्ड। तो सारी दुनिया को पता है कि असील जो है वो है गेम बर्ड, खेल पक्षी है, तो सही आंसर होगा असील। निम्नलिखित में से किसे दूध दोहना चाहिए, किससे दूध दोहना चाहिए। मिल्किंग शुड बी डन विद द विच ऑफ द फॉलोइंग। अंगूठा और छोटी उंगली, ठीक है, तो अंगूठा तो आया मतलब खेल खराब है, यहाँ पर भी अंगूठा आया खेल खराब है, यहाँ पर भी अंगूठा आया खेल खराब है, ठीक है। अंगूठा तो होना ही नहीं, उंगली और हथेली है तो काम चलेगा, तो क्या लिखा है, पूरा हाथ, ये सही आंसर। अब देखेंगे यहाँ पर तो क्या लिखा, होल हैंड, तो ये सही आंसर, ठीक है। अंडा देने वाली मुर्गी के अंडे का उत्पादन बढ़ाना है। ये हिंदी बहुत डेंजर हुआ है क्योंकि इंग्लिश को हिंदी किया और गूगल ने किया है, तो गूगल तो उसकी इच्छा के हिसाब से जो उसको ठीक लगेगा वो करेगा। इंग्लिश देखते हैं। इज द रेजिंग ऑफ एग लेइंग चिकन एग प्रोडक्शन। यहाँ पर भी इसने कुछ गड़बड़ कर दिया, यहाँ बीच में फॉर लगा देते हैं, ठीक है। तो इज द रेजिंग ऑफ एग लेइंग चिकन फॉर एग प्रोडक्शन। अब एग प्रोडक्शन के लिए किस चिकन का यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं लेयर का, ठीक है। तो ये लिखा है लेयर, लेयर फार्मिंग। अब लेयर फार्मिंग को यहां रखो, तो लेयर फार्मिंग इज द रेजिंग ऑफ एग लेइंग चिकन फॉर एग प्रोडक्शन, ठीक है। इधर आप देखेंगे तो ब्रॉयलर तो मीट प्रोडक्शन वाला, दोहरी खेती ड्यूअल फार्मिंग ये कुछ चीज नहीं है यहाँ पर। तो मधुमक्खी ये यानी परत खेती जो है सही है, आप ध्यान रखिएगा। लेयर को क्या लिखा है, परत, पर यहाँ लेयर का मतलब है एग प्रोड्यूसिंग है, अंडा देने वाली मुर्गी, ठीक है। तो थोड़ा सा परत देख के घबराए ना, परत का मतलब है लेयर। कौन से लक्षण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, विच ट्रेट्स आर द मोस्ट हेवीली वेटेड, ठीक है। तो अगर यहां हम देखें तो थन, जिसको अंग्रेजी में लिखा है अडर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एक मिल्चे एनिमल में, ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ उसने बताया नहीं है कि किस लिए, पर हम समझ गए कि भैया वो जो चीज दे रखी है उसने, उसके हिसाब से वो एक मिल्चे एनिमल की बात कर रहा, और उस कंडीशन में देखें तो अडर इंपोर्टेंट है। रंग, शरीर का आकार, वजन और अन्य विशेषताओं वो मुर्गे के स्थापित समूह को क्या संदर्भित करता है। What refers to the established group of fowl having color, generally body shape, size, weight and other characteristics, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं ब्रीड, नस्ल, ठीक है। क्लास अलग चीज हो गई, क्लास मोटी चीज है जिसके अंदर मतलब एक स्पेशल जो कैरेक्टर बताए वो भी आएंगे और उनसे रिलेटेड दूसरी चीजें भी आएगी, ठीक है। स्ट्रेन और वैरायटी की बात करें तो ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। और स्ट्रेन जैसे एक एग्जांपल हम लें समझने के लिए, जैसे क्लास है, फिर ब्रीड है, फिर उसके अंदर स्ट्रेन है जिसको हम बोल सकते हैं वैरायटी, ठीक है। और फिर इसके अंदर आता है ट्रेट्स, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें तो क्लास फॉर एग्जांपल मेडिटेरेनियन क्लास है, मेडिटेरेनियन क्लास, ठीक है। ब्रीड देखें तो इसके अंदर लेग हॉर्न एक ब्रीड है LH, फिर उसमें देखें तो एक हमने WLH पढ़ा है, व्हाइट लेग हॉर्न, और व्हाइट लेग हॉर्न किसके लिए, एक प्रोडक्शन के लिए। तो आप यहां आप समझिए मेडिटेरेनियन क्या है, क्लास है, क्लास मतलब एरिया के बेस पे जो है वो क्लास बना है यहाँ, ठीक है। यहाँ जो क्लास है वो क्लासिफिकेशन वाला क्लास नहीं है, क्लियर है, जो जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो वाला क्लास नहीं है। यहाँ क्लास कौन सा है, मेडिटेरेनियन क्लास मतलब एरिया वाला क्लास, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या आ गई, ब्रीड, लेग हॉर्न, तो लेग हॉर्न में क्या हो गई, एक ब्रीड हो गई। उसी का एक स्ट्रेन क्या है, WLH, तो वो हो गया स्ट्रेन। और किसके लिए, एक प्रोडक्शन, तो एक प्रोडक्शन क्या हो गया, ट्रेट हो गया, ठीक। तो ये जो ग्रुप दिया वो इससे रिलेटेड है नहीं, वो तो एरिया का हो गया काम, ठीक है। फिर स्ट्रेन जो है वो एक स्पेशल हो गई है, WLH एक स्पेशल, पर ये जो चीजें दे रहा है ये सारी चीजें तो किसकी है, क्या बोला उसने कि कलर, बॉडी शेप, साइज, वेट और अदर कैरेक्टरिस्टिक ये सारे जो है वो सेम है, तो वो किसका होगा, वो होगा ब्रीड का।
और ट्रेड्स की बात वो कर नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। लिखा जरूर है उसने कुछ इसमें, पर वो यहाँ पर उस, अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में था, इसमें कुछ ऐसा ट्रेड्स का है नहीं, कोई प्रोडक्शन की बात हुई नहीं है, ठीक। तो ध्यान रखना इस कंडीशन में आंसर क्या आएगा, ब्रीड आएगा। और आखिरी क्वेश्चन है, अंडे के प्रकार के पक्षियों को ग्रोवर हाउस में सप्ताह की उम्र में पाला जाता है। द एग टाइप बर्ड्स आर रियर्ड फ्रॉम वीक्स ऑफ एज इन ग्रोवर हाउस। ग्रोवर बोला और ग्रोवर का मतलब है 9 to 20 वीक्स, ठीक है। इस एज वालों को हम बोलते हैं ग्रोवर, और ग्रोवर भी किसमें, एक टाइप, मतलब एक प्रोडक्शन के लिए जिनका यूज करते हैं उनमें 9 to 20 वीक्स वालों को ग्रोवर। तो इसका सही आंसर ए ही है, पहला। अब यहां ये नहीं कि सर इसमें तो 9 to 18 ही लिखा है, आपने 20 बताया है, तो ये हमको हमारी समझ के हिसाब से इस चीज को करना है, ठीक है। वहां ये वो जो अड़ने वाली चीज है वो नहीं होना कि नहीं 20 होना चाहिए तो ये आंसर देंगे, वो नहीं, ठीक है। यहाँ जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग हमको ये सही लगेगा, नहीं तो कुछ लोगों को लग रहा होगा सर वो इसके बीच में आ रहा है 20, तो फिर आंसर ही है, तो ये इससे ऊपर अगर हम गए तो फिर उस कंडीशन में वो लेयर होगा, ठीक है, वो ग्रोवर नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। तो ये है PAT 2024 9 जून के जो पेपर था उसके क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर।